नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्वार के बीज में बड़ी मात्रा में औषधीय गुण पाया जाता है और इसके नियमित सेवन से शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। हमारे देश में टेक्सटाइल और बहुत से उद्योगों में गम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण इसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान माला माल हो जाते हैं। तो कैसे करें ग्वार की उन्नत खेती, बता रहे हैं BL ओला। किसान भाइयों, अपनी खरीफ सीजन के अंदर ग्वार बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तो आज इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे खरीफ सीजन के अंदर अपने को पहले बुआई करने से पहले 3 या 4 जुताई लगाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए और उसमें देसी खाद 10 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर डाल करके बुआई के 20 से 25 दिन पहले खेत को तैयार रखें। अच्छे उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर किसान बुआई के समय सही विधि व मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करे, जिससे फसल को उचित पोषक तत्व मिल सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार या मिट्टी जांच सिफारिश अनुसार बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देवे। और इसके लिए जो अपने को इसकी ग्वार की जो उन्नत किस्में हैं उनका बीज डालना चाहिए ताकि अपने को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए किसान भाई ग्वार की जो RGC 936 है, RGC 1002 है, RGC 1003 है, RGC 1017 है, RGC 1033 है, RGC 1038, RGC 1055 इन वेराइटियों का किसान भाई ला करके अच्छा बीज उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि इनमें अच्छी बढ़वार भी होती है और साथ ही साथ इनमें फुटान भी अच्छी होती है। इसमें क्या जो बीज की मात्रा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने को जो बीज की मात्रा सही डालनी, तो इसके लिए किसान भाई प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा डाल सकते हैं। इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अंगमारी रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें। इसमें जो दलहनी फसल होने के कारण राइजोबियम कल्चर के द्वारा इसका बीज उपचारित करके बीजेंगे तो उससे भी अच्छा लाभ मिलेगा। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। जिन किसान भाइयों के पास जमीन ज़्यादा है या जो घास बहुत ज़्यादा है, खरपतवार बहुत ज़्यादा है, तो उनके प्रबंधन के लिए भी किसान भाई ग्वार के अंदर जो इमिजाथ हाइपर है 10% SL की आती है, वो 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर डाल करके उनका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि किसान भाई सीधा बाजार से साग खरपतवार नाशी ला के वो दवाई डाल देते हैं, लेकिन उसका निराई गुड़ाई नहीं करते। निराई गुड़ाई का भी फसल में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए निराई गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी निराई गुड़ाई जरूर करें। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआती सस्य क्रियाएँ हैं इनको अपनाकर किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश में मानसून की अनिश्चितता, बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि योग्य भूमि के औसत आकार के निरंतर गिरावट आ रही है।
जो एक खतरे का संकेत है। आज अधिकतर छोटे किसान खेती से होने वाले आय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब है। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान है समेकित खेती। ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी का इस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे कि वे एक दूसरे के पूरक बन सके और किसानों की आय दोगुनी होने के साथ भविष्य सुनहरा हो सके। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है, लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। आय दुगुनीकरण के लिए साथ ही साथ लघु एवं सीमांत कृषकों के आजीविका हेतु हमने एक समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का यहाँ पे विकसित किया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसान को अपने कृषि से संबंधित सभी घटकों को लेते हुए रोज कैसे उनके साथ पैसा आए, उनके पास कैसे पैसा आए और सभी घटकों को हम कैसे एक मंच पर लाके समन्वित ढंग से खेती करें और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। इस मॉडल में मुख्यतः मछली पालन, बतख पालन, मेड़ों पे मातृ रोपणी में नींबू वर्गीय फसलों की खेती, डेयरी में जो उन्नत गाय है उनका हमने समावेश किया है, साहीवाल नस्ल के गाय। साथ ही साथ उनके जो उत्पाद है, गोबर है, उनका हम बहुत अच्छे तरीके से तकनीकी रूप से केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ नाडेप खाद का उत्पादन कर रहे हैं। साथ में डेयरी पशुओं को खिलाने के लिए हम अजोला घास का उत्पादन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा घास भी है और एक जैव फर्न के रूप में भी जाना जाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मछली पालन भी कर रहे हैं। मछली पालन हम ये यहाँ पे जो एक शेड लगा हुआ है जिसमें तालाब के ऊपर जो बतख को हम यहाँ पे उसका शेड बना के उसको रख रहे हैं, जिससे उनके जो भी मलमूत्र है वो तालाब में जाते हैं और जब बतख जो है तालाब में तैरती है तो निश्चित रूप से एक मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है, उनको एक चलायमान एक गति मिलती है जिससे मछलियों का भी आकार बढ़ता है। साथ ही साथ इसमें हम साल में कम से कम 3 बार फसल लेते हैं, जिसमें दलहनी फसलों को लेकर आमदनी ले रहे हैं, जिसमें सभी मेड़ों में अरहर का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ सीरियल्स में धान एवं गेहूं और साथ ही साथ चना का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। सब्जी उत्पादन भी कुछ एरिया में आप कर सकते हैं, जो आज सबसे बड़ी मांग है कि हम न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है हमारे परिवार को, तो निश्चित रूप से 5 परिवार के लिए, जो 5 सदस्यीय परिवार है उसके लिए ये जो मॉडल है बहुत अच्छा है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हमारी मॉडल को देख के इसको अपने घर में, अपने खेत में भी इसको अपना रहे हैं और खुद अपना समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल अपने खेत में लगा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ताकि उनको भी और इससे में उनको बहुत अच्छी सफलता भी मिल रही है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे देश में कृषि अधिकांशतः वर्षा जल से होती है और पूरे वर्ष में केवल कुछ ही महीने बारिश होती है, जबकि अन्य समय में सूखा रहता है। यहाँ तक कि नदियां सूख जाती है, कुओं में पानी का स्तर बहुत घट जाता है और पीने के पानी की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है और पानी की किल्लत हो जाती है। ऐसे में हम सबके लिए जरूरी है कि हम जहाँ तक संभव हो वर्षा जल का संग्रहण करें और आने वाले कल के लिए जल बचाएं। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से जल के बिना हमारी खेती भी नहीं हो सकती। यह जल हमें केवल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और जैसा कि देखा गया है कि इस जल की सबसे बड़ी आवश्यकता हम किसान भाइयों को, माने दुनिया में यदि हर वर्ग के हिसाब से यदि जल की आवश्यकता को बांटा जाए तो हम किसान भाई पूरे उपलब्ध जल का 80% तक इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में करते हैं। तो यह स्वाभाविक बात है कि जब वर्षा ही हमारे जल का स्रोत है तो इस वर्षा का जल को बहने से हमें यदि रोक ले तो वो हमारे संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये वर्षा जल को रोकने का क्या है, कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए ये है कि इसकी जो रन ऑफ है, बहने की गति है, वह कम हो जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ढालू खेत है, माने पहाड़ी इलाका है, पानी बह के निकलने की स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम ट्रेंच भी खो सकते हैं, माने खाई भी कि जैसे 4 फुट 5 फुट गहरी खंती जैसे टाइप है तो उसमें होगा और उसमें पानी भरेगा और नीचे अवशोषित होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, शासन की योजनाएं हैं किसानों के लिए कि ताकि उनकी फसलों के पानी से कम पानी की कमी से कम प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में तालाब बनाने की भी योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत किसान भाई अपने खेतों का वह हिस्सा जहां वर्षा जल बह के इकट्ठा हो जाता है, भरा जाता है, ऐसी जगहों में भी हम बलराम तालाब बना सकते हैं और इसके लिए बलराम तालाब 3 मीटर गहरा यदि खुद जाए और इसकी लंबाई चौड़ाई खेत के हिसाब से सुनिश्चित कर लेते हैं और तो इसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, प्रोत्साहन है, तो इसको करें। और जो जगह इस वर्षा जल के संरक्षण में हो रही तो उसमें पानी इकट्ठा होगा और इसका ये मान के चलें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का यदि माने 1 घन मीटर का यदि आप गड्ढा बनाते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं तो भरे हुए गड्ढे में लगभग 1000 लीटर पानी एकत्र होता है। तो तालाब में यदि ऐसी स्थिति आ रही कि पानी रुक नहीं रहा है, रिस नहीं रहा, तो उसके लिए जो पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो उससे जो जल बहाव के कारण जो रिसाव के कारण होता है, पानी का ह्रास होता है, वो भी नहीं होता है। पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो रही तालाब की बात। इसके साथ साथ जो आपके पास नैसर्गिक कुएं हैं या आप अपना स्वयं का कुआं बनाना चाहते हैं तो कुएं के भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम कुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। तो किसान भाइयों, उपयोगी जल वर्षा जल का हम संचय करें, सदुपयोग करें
और क्षमता, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई के साधनों का उपयोग करें। ऐसा करके हम अपने खेतों में बोई जाने वाली फसलों से अधिक लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कुमारिया, जिला टोंक के मोहन राठौड़ ने। आपने भिंडी की फसलों में कीट नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नुकसान करता है, यह देखा गया है। अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय 250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। आइए हम बात करते हैं कि इसका बीज, जब बीज को आप बोएंगे उससे पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है। और बीज को शोधन आप जो है कीटनाशक से करें। उसमें थायोमिथाक्सम 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोपिड 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका आप उपयोग करें। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा है। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा है, तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथाक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है, आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम
5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई, इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।